नमस्कार। पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट है, खास करके केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए। एक ऐसा नया ऑप्शन सामने आया है जो भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को एक नई शक्ल दे सकता है। तो चलिए इस नई एकीकृत पेंशन योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, ये जो बदलाव है ये उन सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है जिनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद हुई है। सीधे शब्दों में कहें तो जो भी कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के दायरे में आते हैं, ये नई स्कीम उन्हीं के लिए है। तो सवाल यही है कि ये जो नया पेंशन ऑप्शन है, जिसे हम एकीकृत पेंशन योजना या शॉर्ट में यूपीएस कह रहे हैं, ये आखिर है क्या चीज़ और ये क्यों इतना ज़रूरी है? क्योंकि इसमें रिटायरमेंट की पूरी प्लानिंग को बदल देने का दम है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई नई ज़बरदस्ती वाली स्कीम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सबको इसमें आना ही है। एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस जो मौजूदा एनपीएस है ना, उसके ऊपर एक ऑप्शनल लेयर की तरह है, एक एक्स्ट्रा कवर, अगर कोई लेना चाहे तो फिर सवाल उठता है कि ये यूपीएस असल में है क्या? इसे ऐसे समझिए कि यह आपके एनपीएस अकाउंट के लिए एक ऑप्शनल इंश्योरेंस कवर जैसा है। इसका मेन मकसद क्या है? मकसद ये है कि रिटायरमेंट के टाइम या भगवान न करे किसी की डेथ या डिसेबिलिटी की सिचुएशन में एक ज़्यादा फिक्स्ड और तयशुदा फ़ायदा मिल सके। मतलब भविष्य को लेकर जो अनिश्चितता होती है ना, उसको कम किया जा सके। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये स्कीम है क्या। अब बात करते हैं कि इसमें कौन शामिल हो सकता है और कैसे। इसकी एलिजिबिलिटी और प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, इसकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी बिल्कुल साफ है। वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिनकी जॉइनिंग 1 जनवरी 2004 के बाद हुई है और जो एनपीएस के मेंबर हैं, वो इस स्कीम को चुन सकते हैं। और हाँ, इसमें डिफेंस सर्विसेज में काम करने वाले सिविलियन कर्मचारी भी शामिल हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इससे बाहर भी रखा गया है, जैसे कि रेलवे के कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स और जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, वो इस स्कीम को नहीं चुन सकते। ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। अब आते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ पर, डेडलाइन। इस योजना को चुनने के लिए टाइम लिमिट तय की गई है। जो अभी मौजूदा कर्मचारी हैं, उनके लिए 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने की एक विंडो खुलेगी और जो नए कर्मचारी ज्वाइन करेंगे, उन्हें ज्वाइनिंग डेट से 30 दिन के अंदर फैसला लेना होगा। और यहाँ सबसे क्रिटिकल बात सुनिए, अगर कोई इस टाइम में कोई भी ऑप्शन नहीं चुनता है, तो उसे ऑटोमेटिकली पुराने वाले यानी स्टैंडर्ड एनपीएस में ही माना जाएगा, यूपीएस में नहीं। तो ये एक ऐसा फैसला है जिसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। चलिए अब ये समझते हैं कि इस स्कीम के तहत पेंशन का पैसा इकट्ठा कैसे होगा। मतलब कर्मचारी कितना पैसा डालेगा और सरकार कितना। तो ये जो कंट्रीब्यूशन का सिस्टम है, ये पार्टनरशिप पर बेस्ड है। कर्मचारी को हर महीने अपनी टोटल एमोल्यूमेंट्स का यानी परिलब्धियों का 10% देना होगा। और ठीक उतना ही, मतलब 10% सरकार भी कर्मचारी के अकाउंट में जमा करेगी। तो 10% कर्मचारी का, 10% सरकार का। तो अब ये इमोल्यूमेंट्स या परिलब्धियां क्या बला हैं? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये आपकी बेसिक पे प्लस महंगाई भत्ता यानी डीए, और अगर कोई मेडिकल ऑफिसर है तो उनके लिए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, इन सबको मिलाकर बनता है। और जो 10% का कंट्रीब्यूशन है वो इसी टोटल अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। चलिए अब आते हैं इस पूरी स्कीम के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। ये एक ऐसा फैसला है जो हर कर्मचारी को बहुत बहुत सोच समझ कर लेना होगा। जो भी कर्मचारी यूपीएस को चुनता है, उसे एक बहुत ज़रूरी सवाल का जवाब देना होगा। सवाल यह है कि अगर सर्विस के दौरान कोई अनहोनी हो जाए, जैसे कि डेथ या डिसेबिलिटी, तो जो बेनिफिट्स मिलेंगे उनका पेमेंट किस नियम के हिसाब से होना चाहिए। और यहाँ पर कर्मचारी के सामने 2 बिल्कुल साफ रास्ते रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, बेनिफिट्स का कैलकुलेशन नई यूपीएस स्कीम के हिसाब से हो, या फिर ऑप्शन नंबर 2, बेनिफिट्स का कैलकुलेशन पुराने ट्रेडिशनल सेंट्रल सिविल सर्विसेज यानी सीसीएस पेंशन रूल्स के हिसाब से हो। ये चुनना ही चुनना है और इसके नतीजे बहुत बड़े हो सकते हैं। हाँ, इसमें एक अच्छी बात यह है कि इस ऑप्शन को रिटायरमेंट से पहले कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, चाहे रिटायरमेंट हो या कोई अनहोनी, उस वक्त जो भी लेटेस्ट चुना हुआ ऑप्शन होगा वही फाइनल माना जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में नौकरी छोड़ने पर पेंशन फंड का क्या होगा।
मतलब नॉर्मल रिटायरमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट या इस्तीफा देने पर क्या होता है? देखिए, नौकरी कैसे छोड़ी जा रही है इस पर बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अगर कोई अपनी ऑफिशियल एज पर रिटायर होता है या फिर 25 साल की सर्विस के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है तो उसे यूपीएस के तहत पूरे फिक्स्ड बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर 20 से 25 साल के बीच में वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया तो बेनिफिट्स प्रो राटा बेसिस पर यानी आनुपातिक मिलेंगे। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर कोई इस्तीफा देता है तो वो फिक्स्ड बेनिफिट्स का हक खो देगा, उसे सिर्फ अकाउंट में जमा हुआ पैसा ही मिलेगा। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और अब बात करते हैं इस स्कीम के एक आखिरी लेकिन बड़े काम के फीचर की। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है या कह लीजिए कि एक एग्जिट ऑप्शन। इस स्कीम में एक वन टाइम स्विच फैसिलिटी दी गई है, मतलब एक बार के लिए वापस स्टैंडर्ड एनपीएस में लौटने का मौका। ये कर्मचारी के हाथ में कंट्रोल है कि अगर कभी लगे कि यूपीएस उनके लिए सही नहीं है तो वो वापस जा सकते हैं। लेकिन जाहिर है इस स्विच के भी कुछ नियम हैं। पहला, ये मौका सिर्फ एक बार मिलेगा। दूसरा, इसे रिटायरमेंट की ठीक 12 महीने पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही वॉलंटरी रिटायरमेंट के 3 महीने पहले। और एक और बड़ी बात, जैसे ही कोई वापस एनपीएस में स्विच करेगा, सरकार का कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़कर 14% हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे स्टैंडर्ड एनपीएस में होता है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि यूपीएस एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल यानी पहले से तय पेंशन बेनिफिट्स का रास्ता देती है। ये मार्केट के उतार चढ़ाव वाले रिस्क को कम करके एक गारंटीड पेमेंट का वादा करती है। तो देखिए, एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस यकीनन ज्यादा सिक्योरिटी और सर्टेनिटी तो देती है, लेकिन इसे चुनने से पहले और वो जरूरी ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले बहुत गहराई से सोचना पड़ेगा। हर कर्मचारी को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन, रिस्क लेने की अपनी कैपेसिटी और भविष्य की जरूरतों को तौलना होगा। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि किसी के भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है।